ऑलराइट सो हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप है बोलना बहुत कुछ तो खोली पीपीटी लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में, लेकिन हम आज इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं शुरू से शुरू करेंगे। तो आज हमने सुबह का न्यूज़पेपर उठा और उसमें देखा कि द हिंदू में ये एक छोटा सा आर्टिकल है जिसको ऐसे तो पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने सेम डिट्टो चीज यहाँ पर कॉपी कर दिया है। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं, क्या क्या जरूरी हो सकता है। बहुत से लोग पूछते हैं ना ये न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, तो लेट्स सी कैसे पढ़ना चाहिए। So the Reserve Bank of India on Wednesday released a master direction for asset reconstruction companies, mandating them to maintain a minimum net owned fund of 300 crores in a phased manner by financial year 26. The master direction came into effect, yeah, हमें कोई मतलब नहीं डेटा से, to commence the business of securitization or asset reconstruction. An ARC is required to have a minimum net owned fund of 300 crore and thereafter on an ongoing basis. Again ऊपर वाली चीज रिपीट कर दी है, ज्यादा फोकस नहीं करना, आगे चलो। ARCs in existence since October ये have been provided a glide path to achieve the minimum NOF of 300 crores. Again same chीज. This meant that they hold a minimum NOF of 100 crores as on October 22, 200 by 24 and 300 by 26. If the ARC fails to comply, it shall be subject to supervisory action. Of course, कुछ भी अगर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो पापा जी डंडा मारेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं दी एन एनआरसी shall undertake only securitization and asset reconstruction activities and functions provided under section 10 ओके एक्ट बहुत बढ़िया है, उसके सेक्शंस कितने सारे हैं, कितना डीप में जाएं, कितना ज्यादा। अगर हर चीज को इतना ज्यादा अंदर घुस के पढ़ेंगे तो भाई बूढ़े हो जाएंगे। ये एग्जाम नहीं सीए बन जाएगा भाई, खत्म ही नहीं होगा। बट हम इसको थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा अंदर भी जाते हैं, देखते हैं कि किसी चीज को कितने डेप्थ तक जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है। तो दोबारा से शुरू करते हैं, एक एक वर्ड को पकड़ेंगे और उसमें हम देखेंगे कि उसका मतलब क्या है। बेसिकली ज्यादा गहराई में भी जाने की जरूरत नहीं है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, पहली बात तो ये कंपनी है, तो ये कंपनी ही है, इसको हम कोई और नाम नहीं देंगे। ठीक है, ये कंपनी है, अपने आप में कंपनी है। फिर आ जाता है रिकंस्ट्रक्शन, किस चीज का, एसेट का। रिकंस्ट्रक्शन हमें सबको पता है, सिंपल चीज है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एसेट से क्या मतलब है? एसेट्स, अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपको पता होगा कि एसेट्स कुछ भी वो चीज होती है जो हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ाती है, फिर उसकी वैल्यू होती है हमारे बिजनेस की। बट अगर बैंक्स की बात करी जाए तो बैंक्स में एसेट्स क्या होते हैं? नॉर्मली दो तरीके के एसेट्स होते हैं कि हाँ चलो, एक तो हो गया कि टेबल हमारा एसेट है, बिल्डिंग हमारी एसेट है, ये सारी चीजें एसेट्स होती है। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, उन एसेट्स की बात कर रहे हैं जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होती है। ठीक है, तो बैंक का बेसिक फंक्शन क्या होता है? डिपॉजिट्स लेना और देना। लेकिन लेने देने से उसको क्या मिल रहा है? जब वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है तो उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो उसकी लाइबिलिटी है, कॉस्ट है। लेकिन जब वो पैसे दे रहा है, लोन दे रहा है, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसका एसेट हो गया। ठीक है, वो इसकी इनकम हो गई। तो दैट इज वाई जो लोन्स एक बैंक एडवांस करता है किसी पर्सन को या किसी कंपनी को, उसको एसेट्स बोला जाता है। और वो जब पैसे कभी कभी वापस नहीं मिलते हैं, तो इंस्टेड कि वो अपना सारा वैल्यूएबल टाइम और रिसोर्सेज लगाकर उस इंसान या उस एंटिटी के पीछे जाएगी, प्लीज हमारा जो वापस आपने लोन दिया है प्लीज हमें वापस कर दीजिए हमारे पैसे, और पीछे लगा पड़ा है। उससे बेटर ये है कि यार वो जो पैसे आप, मान लो 100 रुपए आपने किसी को लोन दिया है, उस पर आपको मिले 50 रुपए, बाकी 50 रुपए नहीं मिल रहे, आप लगे पड़े हो कि भाई मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। आप उस पर आपने और आपने 20-30 रुपए लगा दिए। अब आपको मिल भी गए तो आपके पास नेट इनकम जो होगी वो तो 20 रुपए की आएगी ना, क्योंकि ऑलरेडी आपने 30 रुपए उस पर खर्च कर दिए। तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई डोंट यू जस्ट सेल दैट 50 रुपीज का जो बचा हुआ पैसा है टू एनी अदर पर्सन, के भाई देख तू ले लो इससे, तो मुझे अभी दे दे 20 रुपए। ताकि पैसे तो देखो उतने ही मिलने हैं, बट एटलीस्ट मेरा टाइम तो सेव हो। एंड यू नेवर नो, क्या पता वो 30 रुपए भी दे दे, तो वहां पर थोड़ा बेनिफिट भी हो जाए। लेकिन इसमें सामने वाले का क्या बेनिफिट है? सामने वाले का बेनिफिट ये है कि हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से 50 के 50 रुपए निकलवा ले। तो बेशक उसकी मेहनत लगे, बट उसको वहां पे प्रॉफिट हो रहा है। एंड देखा जाए तो सारे बिजनेसेस ऐसे ही तो चलते हैं। कोई आपके अगर घर के आसपास कोई शॉप है, वो कहाँ से सामान ला रही है? होलसेल मार्केट से ला रही है। तो वहां से जो ला रही है सामान, वो अपना ट्रैवल कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर रही है, अपनी मेहनत इंक्लूड कर रही है। आपको 10% मे बी एक्स्ट्रा में आपको सेल कर रही है, बट आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका टाइम बच रहा है। कौन जाएगा होलसेल मार्केट?
तो पूरा बिजनेस इसी तरीके से चलता है, और इसी तरीके से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चलती है। वो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपकी सिरदर्दी हम उठा लेंगे, तो ठीक है, आप हमसे अभी थोड़े से पैसे ले लो, हम बाकी देख लेंगे जो हमें मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब हम आगे चलते हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो बनाई किस लिए गई थी? वो सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं बनाई गई थी, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बनाई गई थी। तो क्या होगा, पूरी स्लाइड्स में पूरी पीपीटी में मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद जो इसकी जनरलाइज्ड जो भी इसकी डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट बायज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सो दैट दे कैन क्लीन अप देयर बैलेंस शीट्स। तो पहले मैंने समझा दिया, और अभी वो चीजें जो आपको पढ़नी चाहिए, फिर जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि ये बेसिकली मैंने इसलिए डाल रखी ताकि आपको एक्चुअल जो डेफिनेशन है, जो उसके ऑथेंटिक सोर्सेज है, वहां से भी आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली क्या है वो चीज, और आपको समझने में भी थोड़ा इजी हो। दिस हेल्प्स बैंक्स टू कंसंट्रेट इन नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटीज। Banks, rather than going after the defaulters by wasting their time and effort, can sell the bad assets to the ARCs at a mutually agreed value. All right? अब बढ़ते हैं आगे। लेकिन कानून क्या बोलता है, इसके पीछे का जो लीगल बेसिस है वो क्या है? तो ये जो पूरी चीज है ये गवर्न करती है सरफेसी एक्ट, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। दोबारा से वर्ड बाय वर्ड जाएंगे कि जो फाइनेंशियल एसेट्स है, पहले तो उसका रिकंस्ट्रक्शन जो है, तभी ऑब्वियसली अगर हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज की बात करें और फिर सरफेसी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रिकंस्ट्रक्शन में तो काम करता ही करता है। लेकिन सरफेसी एक्ट जो है बहुत पुराना है, 2002 में बना था, जब मैं बहुत छोटा बच्चा था, और आप भी। तो सरफेसी एक्ट क्या करता है कि जब भी आप कभी लोन लेते हो, तो लोन के अगेंस्ट कभी आप अपनी प्रॉपर्टी रखते हो, जिसको बोलता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। कभी कभी आप न्यू व्हीकल खरीद रहे हो, तो व्हीकल ही होती है एज अ प्रॉपर्टी, बट वो मूवेबल होती है, तो हाइपोथेकेशन का केस होता है, उसमें आपकी जो आरसी होती है कार की, उसके ऊपर लिखा होता है कि हाइपोथेकेटेड टू दिस फलाना ढिमकाना बैंक, ठीक है। बेसिकली सरफेसी एक्ट क्या करती है, वो बैंक को एक लीगल राइट देती है कि आप पोजेशन इस पर्सन के जो कोलेटरल है उस पर रख सकते हैं। अगर बाय चांस इसने कल को कोई दिक्कत वगैरह क्रिएट करी, पैसा वैसे नहीं दिया, तो आप इसको नोटिस देना, बट अगर फिर भी ये ना माने, तो आप लीगली पोजेशन क्लेम कर सकते हो उसके कोलेटरल पे, और कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, कोर्ट का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और फालतू के डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारे लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। हम आपको ये पावर दे रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसके असली हकदार हो, फिर आप उसको बेचो, जो भी करना है वो आप करो। ये जो पावर है, ये एक बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सरफेसी एक्ट द्वारा दी जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। द सरफेसी एक्ट helps reconstruction of bad assets without the intervention of courts. Since then, a large number of ARCs were formed and were registered with the Reserve Bank of India, which has got the power to regulate the ARCs. मतलब बैंक्स के साथ साथ ARCs के पापा जी कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। It is an act to regulate securitization and reconstruction of financial assets and reinforce and enforcement of security interest, and to provide for a central database of security interest created on property rights and for matters connected therewith and incidental thereto. In other words, it empowers financial institutions to take possession of the belongings of people that come for loan. वही 100 बातों की एक बात जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ऊपर जो है वो एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो ऑथेंटिक सोर्सेज से, और नीचे आसान शब्दों में। अब बात करते हैं कि इसमें स्पेशल क्या सरफेसी एक्ट 2002 में। इट अलाउज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स एंड सेल देम इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, ठीक है, क्लियर था ऑलरेडी। It covers various types of security, including immovable securities, movable properties, and financial assets, मतलब गोल्ड वगैरह भी। अब बात करते हैं कि इसमें जो हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी उसमें क्या क्या टर्म्स हैं। एसेट रिकंस्ट्रक्शन तो हमने समझा ही दिया है कि किसी भी जो बैड लोन है, बेसिकली एनपीए है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। It means acquisition of by an ARC of any right or interest of the financial institution in any financial assistance for the purpose of realizing the value of such financial assistance। भाई साहब क्या बोल रहे हो सर जी आप? बेसिकली अब दोबारा इसको कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस कभी आप पढ़ते हो डेफिनेशन तो बहुत दिक्कत आती है, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ लो। इट मीन्स एक्विजिशन ऑफ, एक्विजिशन करना, बाय एन एआरसी, एआरसी के द्वारा,
ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं समझ आ रहा, बैंक पकड़ो, एग्जाम्पल लेके समझ लो कि बैंक के पास कोई राइट है। वो राइट किस चीज का है? कि भाई किसने लोन लिया, उसने बोला कि गोल्ड रखो मुझे लोन दे दो, तो गोल्ड क्या है, अब उसने लोन नहीं दिया, ठीक है, लोन रिपे नहीं कर रहा, तो गोल्ड पर राइट आ गया ना अब तो बैंक का, ठीक है। बैंक का राइट किसके थ्रू आया? सरफेसी एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो राइट है वो एक्यूजिशन हो रही है उसकी, कौन कर रहा है? एआरसी, ओके। इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस, उस फाइनेंशियल असिस्टेंस की वैल्यू रियलाइज करने के लिए, ठीक है। नहीं समझा? छोड़ो यार, मतलब पता है ना तुम्हें एसेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, कि हाँ भाई एक बंदा आया उसने गोल्ड रखवाया और बोला कि पैसे दो, तो पैसे नहीं दे रहा, तो गोल्ड पड़ा हुआ है हमारे पास, तो क्या करे उसका? ये तो खैर गोल्ड का एक एग्जांपल है, अगर इसकी जगह दूसरा एग्जांपल है पर्सनल लोन वाला, जिसमें तो कुछ भी गिरवी नहीं रखना होता, तो उस केस में भाई बंदा कहाँ से लाओगे? अब उनको तो पैसा चाहिए ना बैंक वालों को, तो कि भाई हमारा तो पैसा वो लेकर भाग गया, हमें पैसा दो, पैसा दो, तो पैसा लेकर कहाँ चले गए? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हमें पैसा दो, पैसा दो, हमसे लोन ले लो, लोन ले लो। उसने बोला लाओ लोन दे दो, लोन दे दो, और ये लो पैसा लो, पैसा लो। और फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बंदे के पास चली गई कि आओ भाई अब तुम्हें बैंक को पैसा देना, अब तुम हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, और बस ऐसी कहानी चलती रहती है। अरे बहुत बड़ा स्कैम है ये, मतलब बहुत लेंदी, बहुत प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कौन होती है? तो भाई सिंपल है, जो एक कंपनी है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है, क्योंकि आरबीआई पापा जी है, अभी बताया था हमने। और वो सेक्शन 3 के अंडर है, सेक्शन 3 वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए। अब सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है? अभी इतने टाइम से हम सिक्योरिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटाइजेशन एक्चुअली में क्या होती है? दोबारा एक बार इसकी गंदी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एन एआरसी, ओके, पहले की तरह, फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर, whether by raising funds by such ARC from qualified buyers, by issue of security receipts representing undivided interest in any financial assets or otherwise। क्या बोल रहे हो भाई सब तो ऊपर से चला गया, ठीक है। देखते हैं हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अरे वाह डायग्राम, अब आएगा मजा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसेट ओरिजिनेटर से। एसेट ओरिजिनेटर होता है जहां से एसेट बना, मतलब जब एक बंदा आया बैंक के पास कि लो जी हम, मेरे को ये मेरा सामान रख लो और मुझे पैसे दे दो, तो वहां पे एसेट जो है वो ओरिजिनेट हो गया है, बैंक को एक एसेट मिल गया है, ठीक है। अब क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं लोन्स, और वो एनपीए बन जाते हैं, बैड लोन बन जाते हैं, तो क्या होता है, उन सारे जो लोन्स होते हैं उनको एक्यूमुलेट कर दिया जाता है, उनका पूल कर दिया जाता है। पूल मतलब हो गया कि एक इकट्ठा कर कर एक ग्रुप बना दिया है। जैसे ऊबर पूल होती है कि हाँ चलो ऊबर पे हम किसी और के साथ ज्वाइन होकर आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो, ठीक है। उसी तरीके से ही एक लोन के साथ दूसरे लोन को ज्वाइन कर दिया जाता है कि भाई बड़े सारे जो बैड लोन्स हैं ये भी इकट्ठे हो गए, अब इनको एक साथ ही कोई खरीद ले हमसे। तो एक साथ जब उन्हें इकट्ठा कर देते हैं तो फिर एक बनता है स्पेशल पर्पस व्हीकल, ये एक अलग एंटिटी होती है। तो बैंक क्या करते हैं, ये अलग अलग लोन्स को इकट्ठा कर देते हैं और एक रेफरेंस पोर्टफोलियो बना देते हैं, और उस रेफरेंस पोर्टफोलियो को बनाकर स्पेशल पर्पस व्हीकल को दे देते हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक अलग से एंटिटी होती है, वो क्या करती है, वो इनको एक सिक्योरिटाइज्ड एसेट में कन्वर्ट कर देती है, और फिर वो आगे किसी और को सेल ऑफ कर देती है। अब वो सेल ऑफ किसी को भी कर सकती है, एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी, या किसी और इंसान को भी कर सकती है, या कोई भी जो इन्वेस्टर हो, क्योंकि माइंड का जो बेसिकली कहाँ रुझाव जाता है कि हमें पैसा कमाना है। अब पैसा कैसे कमाना है, कि हाँ भाई किसी ने किसी को लोन दे रखा था, वो उस पर इंटरेस्ट खा रहा था, बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसका इंटरेस्ट खाऊं, तो फिर उसने खरीद लिया कि हाँ भाई पहले, फॉर एग्जांपल, ये ए कस्टमर है, बी बैंक है, और सी जो है वो इन्वेस्टर है। ए ने लोन लिया था बी से, और बी को इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, लोन पे। बट बी ने क्या बोला कि बी ने बोला कि यार मेरे को तो अभी पैसा चाहिए सारा का सारा, तो बी ने सी को पैसा, बी ने सी को लोन बेच दिया, तो अब सी जो है वो ए का इंटरेस्ट क्या अर्न कर रहा है, और सी क्या इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर को तो ये चाहिए ना कैसे उसके पैसे बढ़े। तो इस वजह से कोई भी इंसान वो स्पेशल पर्पज व्हीकल से खरीद लेता है लोन्स, और इस तरीके से उसकी भी कमाई जाती है। तो दिस प्रोसेस को बोला जाता है सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। क्वालिफाइड बायर्स क्या होता है? दोबारा से अगर हम इस डेफिनेशन में आए तो सिक्योरिटाइजेशन मींस एक्विजिशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय एन एआरसी फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर, वेदर बाय रेजिंग फंड्स बाय सच एआरसी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स।
बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स। ठीक है, अब पहले इसको धीरे धीरे पढ़ते हैं। पहली बात तो हमें समझ आ गई कि ओरिजिनेटर कौन होता है। तो सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है कि जो एसेट्स होते हैं वो एक एआरसी खरीद लेती है, एआरसी खरीद लेती है, मतलब एक सिक्योरिटाइजेशन का एक टिपिकल टर्म है। बट उसके अलावा और भी ले सकते हैं। किससे लेते हैं? ओरिजिनेटर से। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब इसके बाद क्या है? वेदर बाय रेजिंग फंड्स बाय सच एआरसी फ्रॉम क्वालिफाइड बायर्स। ये क्वालिफाइड बायर्स क्या होते हैं? क्वालिफाइड बायर्स बेसिकली कोई भी बैंक, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, पेंशन फंड हो सकता है, या कोई भी ऐसा डेट मार्केट का जो कंपनी है वो हो सकती है, जो बेसिकली एक्सपर्ट्स होते हैं अपने एरिया में। ठीक है, तो ये क्वालिफाइड बायर्स होते हैं। बाय इशू सिक्योरिटी रिसीट रिसीविंग रिप्रेजेंटिंग अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन सच फाइनेंशियल एसेट्स। सिक्योरिटी रिसीट क्या होती है कि जब एआरसी किसी बैंक से उसके बैड लोन्स को परचेज करता है, तो उसको बदले में जो भी अमाउंट देना है उसको बोलते हैं हेयर फॉल या हेयर कट पे मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का बेड लोन था तो 15 या 20 रुपए उनको मिलेंगे, तो उसको बोलते हैं हेयर कट पे मिलना। और 15-20 रुपए जो मिल रहे हैं वो भी सारे के सारे कैश में नहीं मिलते। वो क्या है ना कि ये जो कंसेप्ट है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी रिसेंटली है। तो इस वजह से इनके पास ज्यादा कैश नहीं होता, तो ये सारा का सारा कैश में नहीं देते। ये उसमें सिर्फ 5%, 15%, 30% कैश में देते हैं, बाकी सारा सिक्योरिटी रिसीट्स में देते हैं। सिक्योरिटी रिसीट्स का मतलब एक तरीके से गारंटी होती है कि हम आपको दे देंगे पैसे। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे देगी, वो गारंटी होती है। अब वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे इस बात में पढ़ने से कोई मतलब नहीं बनता, बट ये है कि इसको एनकरेज और एडवांटेज और प्रमोट करने के लिए ये कंसेप्ट बनाया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैरिंग द एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल रेजिलियंस टू असेस एंड इन्वेस्ट इन कैपिटल मार्केट्स केयरफुली। ये चीज जो मैंने आपको बताई थी, बस एक बार एक ऑथेंटिक डेफिनेशन में। अब एआरसीज जो है उनकी कैपिटल नीड्स क्या होती है, क्योंकि वही बेसिकली हमने सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भाई साहब इनको 300 करोड़ का इनका नेट ओन्ड फंड्स होने चाहिए। इसके अलावा इनकी एक और कैपिटल नीड होती है, और वो होती है कि इनको एक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी मेंटेन करना है 50% का। ठीक है, अब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होती है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है कि कोई जो लोन है उसके साथ उसका जो रिस्क एफिलिएटेड है, कि वो कितना रिस्की लोन है, उसके बेसिस पे हमारे कंपनी में कितना पैसा है अभी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं रिस्क वेटेड एसेट से। मतलब कि जितना भी हमारी कंपनी के पास फंड्स है, जितने भी कैपिटल है, उसका कितना पार्ट हमारे पास जो एसेट जो हम लोन दे रहे हैं उसको रिस्क से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। टीयर 1 कैपिटल होती है तो भाई मेन कैपिटल होती है, जिससे सबसे पहले कंपनी बनती है, जिससे चल रही होती है, जो पैसा यूजुअली डे टू डे एक्टिविटीज में लगता है। फिर सेकंड वाली आती है सेकेंडरी, जो स्पेशल रखी जाती है बिल्कुल ही। और थर्ड जो टीयर कैपिटल होती है वो तो यूज टू कवर मार्केट रिलेटेड रिस्क, कि भाई अगर मार्केट में कभी कोई फ्लक्चुएशन आ गया अनप्रेसिडेंटेड बिल्कुल ही, कि भाई ये तो कभी सोचा भी नहीं था हो जाएगा, बट अगर ऐसी कोई चीज आती है तो थोड़े सा और कैपिटल रखा जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो बैड लोन्स क्या होता है भाई, हम ये तो देख रहे हैं कि कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत ना आ जाए, बिल्कुल सोचा है ना, क्योंकि यार जब आप किसी को लोन दे दोगे थोड़े सोचते हैं कल को ये लौटाएगा ही नहीं, हम तो ये सोचते हैं ना कि चलो लौटा देगा। ठीक है, तभी तो हम लोन दे रहे, वरना क्यों लोन दें? हाँ भाई, हमारे पैसे लेके भाग जाएगा तो। ठीक है, और इस वेस्टेड एसेट्स क्या होते हैं कि एसेट्स को मल्टीप्लाई करा जाता है। एसेट्स के जितने भी हम एसेट्स मतलब हमारे हैं, जितने का भी हम लोन दे रहे हैं, उसका वापस आने की क्या पॉसिबिलिटी है, उसके साथ रिस्क एफिलिएटेड होता है जो आरबीआई सेट करता है, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है उसको। और उसके बाद हम उससे डिवाइड करते हैं हमारी पूरी की जो कैपिटल है उससे। ठीक है, फिर जो निकल कर आता है वही हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, जो 15% होता है, जिसका मतलब है कि हमारे पास जितनी कैपिटल है उसका 15% के आसपास हम लोन दे सकते हैं, मेरे ख्याल से ये होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका कैपिटल क्या बता रहा है कि कैपिटल जो है अ, उसको हम बाद में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.15 आना चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे पास कैपिटल कम हो गया और रिस्क वाला जो एसेट्स हैं हमारे बहुत ज्यादा होने चाहिए। बेसिकली तो यही मतलब है कि बहुत सारा लोन दे दो, उसके बदले में हमारे पास 15%, अगर मान लो 100 रुपए का हम लोन दे रहे हैं तो हमारे पास 15 रुपए कम से कम होने चाहिए। बेसिकली ये मोटा मोटा मतलब है।
अब आगे बात करते हैं, एआरसीज की बात चल रही है तो हमारे पास दो बड़ी बड़ी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। बेसिकली ये दोनों बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। कमाल की बात ये कि एनएआरसीएल जो है वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, और जो आईआरडीसीएल है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। जो अंतर है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एनएआरसीएल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एंड आईआरडीसीएल इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड ऐसा लग रहा है किसी मूवी का टाइटल है। तो ये बेसिकली सेटअप करे गए थे 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा। एनआरएसीएल बनाई गई थी गवर्नमेंट। अब दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ये है, सबसे पहले तो ये बता दूं कि एनआरसीएल जो है ये गवर्नमेंट एंटिटी है, और आईआरडीसीएल जो है वो टेक्निकली प्राइवेट एंटिटी है। अब ऐसा क्या है वो उसके अंदर और क्या मेजर डिफरेंस है, वो ये है कि एनआरसीएल तो बैड बैंक के नाम से जाना जाता है कि हाँ भाई जब भी कोई दिक्कत आती है बैंक वगैरह को कि भाई लोन वगैरह हमारे माफ नहीं हो रहे, तो वो लोन्स को दे देते हैं एनआरसीएल को, और एनआरसीएल बाद में उनको थोड़े बहुत पैसे दे देता है और खुद जुड़ जाता है लोन्स को रिकवर करने में। ठीक है। आईआरडीसीएल क्या करता है, वो एडवाइस और सजेशंस और ये सब प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अ मेजर डिफरेंस इज दैट एनआरसीएल में मेजोरिटी जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का है, ऑब्वियसली तभी गवर्नमेंट एंटिटी है। बट इसका सारा का सारा जो शेयर होल्डिंग है वो बनी है बैंक से। मेजोरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक और बाकी की प्राइवेट सेक्टर बैंक, और इसका स्पॉन्सर बैंक कैनरा बैंक है। ठीक है। फंक्शंस वगैरह तो यही है भाई, इसका काम ही भैया और क्या ही है। आईडीसीएल की बात करें तो भाई इसमें 49% स्टेक जो है उतना ही हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक का, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। तभी ये एक टेक्निकली प्राइवेट बैंक प्राइवेट एंटिटी मानी जाती है। ऑलराइट। इसके अलावा जब भी कोई एनआरसीएल के पास केस आया जिसमें 500 करोड़ से ज्यादा की एक्विजिशन और रिकंस्ट्रक्शन का मामला आएगा, तो उसमें भाई साहब जो है वो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे। इसके बाद आगे जाते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होती है। लेकिन तो भाई एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है कि पूरे किसी भी पोर्टफोलियो में किसी कोई भी कंपनी है वो अपने क्लाइंट्स का जितना भी पैसा उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, बेसिकली उसका जो साइज होता है उसको एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बोला जाता है। एंड दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कोई फायदा नहीं लाइक वगैरह करने का, इच्छा हो तो करना, नहीं करने का। बट हाँ अगर कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में बता देना। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, कोई चीज़ अगर मैंने गलत बताई हो, क्योंकि मैं भी कोई मतलब बाबा साहब तो हूँ नहीं, तो मुझे कमेंट में बता देना। और जो भी सजेशन हो कुछ और अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे जानने का तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक वीडियो बना दूंगा। ओके शवा है, बाय बाय।